हेलो रनर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यूपी टेट की क्लास है और पर्यावरण अध्ययन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आज सॉल्व करेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है 2014 के, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और पार्ट 1 है। पार्ट 1 का मतलब क्या है, आज हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे। इससे टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। 15 आज करेंगे और 15 अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इससे पहले 2011 और 13 का प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर पेपर करवा चुके हैं। आप जाके वहां पे देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इससे आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा। तो चलिए आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। ये हमें बताना है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, बैरोमीटर है, थर्मामीटर है, सिस्मोग्राफ है और हाइग्रोमीटर। तो देखिए, वायु दाब नापने के लिए जो है बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन तो इसका सही हो जाएगा। लेकिन इसमें किसके द्वारा पता लगाया जाता है, तो इसमें पारा होता है जो अचानक गिर जाता है। पारा को जो है HG भी बोलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पारा को किस सिंबल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत जो है बेसिक साइंस के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल साइंस है। पारा जो है अचानक अगर मौसम खराब होने वाला होता है या आंधी तूफान आने वाला होता है तो पारा अचानक गिर जाता है, जिसके द्वारा हमें पता चल जाता है कि मौसम खराब हो सकता है। तो इसको नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का। तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया। भाई नेक्स्ट और भी ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन तो रिपीट होके नहीं आएगा। पेपर जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। रिपीट होते हैं यूपी टेट में क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर ऑप्शन से बन के आ जाते हैं। तो हमें देखना है नेक्स्ट और भी ऑप्शन। जैसे बी ऑप्शन दे रखा है, थर्मामीटर। थर्मामीटर तो सभी को पता होगा, क्योंकि लगभग सभी के घर में होता है। इसका प्रयोग बुखार या फीवर को नापने के लिए किया जाता है। तो मनुष्य टेम्परेचर हो जाएगा। अगर एग्जाम में आएगा तो मनुष्य को टेम्परेचर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, थर्मामीटर का। फिर नेक्स्ट क्या है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। आर्द्रता अर्थात आर्द्रता का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा। तो आर्द्रता का मतलब होता है नमी। वायुमंडल में कितनी नमी है, इसको किसके द्वारा मापा जाता है, हाइग्रोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट हमारा सी ऑप्शन बचा, सिस्मोग्राफ के द्वारा किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये भूकंप की तीव्रता के लिए किया जाता है सिस्मोग्राफ का प्रयोग। तो हमें इससे 3 और क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से तैयार हुए। सिस्मोग्राफ का भूकंप तीव्रता के लिए, हाइग्रोमीटर का वायुमंडल की आर्द्रता के लिए और थर्मामीटर मनुष्य के तापमान को मापने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बीटी कपास क्या है ये बताना है। एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है या एक औषधि पौधा है। तो बीटी कपास जो है एक ट्रांसजेनिक पौधा है। अब इसमें ऐसा क्या होता है, जो ये कीटनाशक का काम करता है। तो इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम भी आपको पता होना चाहिए। उस बैक्टीरिया का नाम होता है बेसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया होता है, जिसके द्वारा जो है ये कीटनाशक का काम करता है। कीटनाशक वगैरह को नहीं उत्पन्न देता है, जिससे कि पौधे आसानी से सरवाइव कर सकता है। तो बी ऑप्शन जो है दूसरे का सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपको बैक्टीरिया का नाम भी याद रखना है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस thuringiensis। क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये भी पूछा जा सकता है कि बीटी कपास में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो कीटनाशक का काम करता है। तो कौन सा है, बैसिलस thuringiensis। नेक्स्ट हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो 2 मुख्य कारक होते हैं अम्लीय वर्षा के। जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, इनके द्वारा जो उत्सर्जित गैसें होती हैं, इसमें कौन सी मुख्य गैसें होती हैं, एक SO2 है और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड है।
तो नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों जो है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होते हैं। ये ओस वगैरह के साथ मिलकर एसिड का निर्माण करते हैं, जिससे ये फसल या हमारे स्वास्थ्य के लिए और जो इमारतें हैं उनको जो है नुकसान करती है। तो इसमें SO2 दे रखा है, NO2 नहीं है। NO2 इसलिए लिख दिया क्योंकि आपसे इसमें SO2 पूछा है, नेक्स्ट टाइम NO2 भी आ सकता है। ये जो है ओस के साथ मिलकर इसका निर्माण करती है H2SO4 का या HNO3 का। तो ये क्या है, एक प्रकार से एसिड बन जाते हैं जो इमारतों के लिए, फसलों के लिए और हमारी स्किन के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र बताना है तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन दे रखा है, टुंड्रास दे रखे हैं। तो टुंड्रास तो बिल्कुल नहीं होगा और मरुस्थल भी नहीं होगा, दोनों निगेटिव ऑप्शन है। मरुस्थल में कहीं वनस्पति अधिक उत्पादित होगी, अच्छा पारिस्थितिक तंत्र नहीं हो सकता है। अब सवाना में आप एक बार पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। तो ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अब आपको कमेंट में ये बताना उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पे पाए जाते हैं भारत में, पश्चिम और पूर्वोत्तर दोनों के आपको स्टेट बताने हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और अगर जिसने मैप में देखा होगा तो आप वो आसानी से बता सकता है कौन कौन से क्षेत्र भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बाइड है और कैल्शियम क्लोराइड है। तो देखिए जो आम पकाने या फल फ्रूट्स को पकाने के लिए रसायन का प्रयोग किया जाता है वो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। अब इसका आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है CaC2, क्योंकि यहाँ पे तो कैल्शियम कार्बाइड लिखा हुआ, लेकिन कभी फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें फॉर्मूला भी याद करना है, CaC2 होता है। बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? ऑप्शन क्या क्या है? एड्स है। अब जल जनित बीमारी बताना है तो एड्स क्या है? वायरस जनित है, तो इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट एनीमिया। एनीमिया किससे संबंधित है? जब हमारे शरीर में खून वगैरह की कमी हो जाती है तब क्या होता है, उसको एनीमिया कहते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। तो ये भी हट जाएगा। नेक्स्ट है टिटनेस। टिटनेस किससे होता है? लोहे वगैरह की चोट लग जाना या ऑपरेशन के थ्रू, जैसे लोहे की सीजर वगैरह का प्रयोग किया जाता, तो कब किसका प्रयोग किया जाता? टिटनेस के इंजेक्शन का। तो ये भी नहीं होगा, ये भी जल जनित। तो ऑप्शन एक बचा टाइफाइड। टाइफाइड से क्या होता है, हमारी जो लीवर है वो इन्फेक्टेड होता है, तो ये जल के कारण होता है। और मलेरिया वगैरह भी जल जनित रोग में आते हैं। तो ये बी ऑप्शन जो है 6 का हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग कौन से क्वेश्चन पे चलेंगे? अब हम लोग चलेंगे 7th क्वेश्चन पे। आज का 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि सभी तक ये पहुंच सके, क्योंकि अब परीक्षा में ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। परीक्षा की डेट जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है, जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में संभावित है। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आप ग्रीन हाउस गैस नहीं है बताना है तो इसमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जो ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है। N2O ये भी ग्रीन हाउस गैस होती है। CH4 मीथेन ये भी मीथेन CH4 ये भी ग्रीन हाउस गैस है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और भी बहुत सी होती हैं, लेकिन मेन जो मुख्य है ये 4 गैसें जो हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब इसमें कौन सी नहीं है? तो CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ये नहीं होती है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दम घोटू गैस भी बोलते हैं। दम
घोटू गैस भी बोलते हैं। तो इसका जो है 7th का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले इसको रफ कर देते हैं, नहीं तो बहुत कौच पौच हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट 8th क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा है 8th क्वेश्चन, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा। अब द्विबीजपत्री पौधा आप कैसे, आप एक बार दालों को देखिएगा कौन सी द्विबीजपत्री में, आप जैसे मटर की दाल है, मटर किसका उदाहरण है, द्विबीजपत्री, क्योंकि मटर को आप अगर तोड़ के देखेंगे तो मटर जो है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तो इस तरीके से पता लगाया जा सकता है कि ये द्विबीजपत्री है या एक बीजपत्री है। मटर है, चना है, अरहर की दाल है, अरहर है, और क्या, सरसों, सरसों भी जाड़े की फसल है। और ये भी ध्यान देंगे ये सभी जाड़े की ही फसल है। सरसों, अरहर तो 1 ईयर की होती है, बाकी ये जो है मटर, चना, सरसों ये सब कब बोई जाती हैं, जाड़े में ही रबी फसलें हैं। तो ये जो है डाइकोटिलीडन का उदाहरण है द्विबीजपत्री, क्योंकि आप इनको तोड़ के देखेंगे तो ये 2 भागों में, और जब 2 भागों में जो विभाजित होते हैं वो किस में आते हैं, द्विबीजपत्री में आते हैं। सरसों को भी, अगर सरसों बहुत छोटा सा सीड होता है लेकिन उसको आप तोड़ के देखिएगा। धनिया है, और धनिया भी लिख लीजिए, धनिया भी क्या हो जाएगा, द्विबीजपत्री का उदाहरण हो जाएगा। इनको आप तोड़ के एक बार देखिएगा जरूर, इससे आपको पता चल जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब आइए ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, बांस है, गन्ना है, केला है, सरसों है। अब देखिए केला, बांस, सरसों, गन्ना, ये जो है द्विबीजपत्री नहीं है, क्या है, सरसों। सरसों जो है द्विबीजपत्री पौधा है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है ये बताना है। ऑप्शन क्या क्या है, ऋग्वेद है, अब यहाँ पे ये या होगा, यजुर्वेद होता है, ठीक है, सामवेद और अर्थवेद। अब प्रथम साहित्य पूछा है तो अगर आपने पढ़ा हो तो 4 वेद होते हैं, सबसे जो पुराना वेद है ऋग्वेद है, इसमें जो है 1028 सूक्त हैं और 1028 जो है वो सूक्त दिए हुए हैं और 10 मंडल है टोटल। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ये चारों जो है वेद हैं। सामवेद में क्या है, संगीत वगैरह का वर्णन किया गया है, बहुत ज्यादा डीप इसमें नहीं पूछा जाए क्योंकि इन्वायरमेंट है। अर्थवेद है और यजुर्वेद, यजुर्वेद युद्ध से संबंधित है और जादू टोना इन सब से क्या संबंधित है, अर्थवेद है। तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दिया, इतना ही इसके लिए ठीक है, क्योंकि बहुत डीप नहीं आएगा क्योंकि ये इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट हम लोग, इसका आपका कौन सा सही हो जाएगा, सबसे पुराना वेद कौन सा है और प्रथम स्रोत कौन सा है हमारा, ए ऑप्शन। पहले उसी पे चलते हैं, प्रीवियस, ओके, हाँ 10th का क्या सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और इसमें टोटल सूक्त कितने हैं, टोटल सूक्त है हमारे 10, 28। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, और टोटल 10 मंडल है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है। 99%, अगर आपने परसेंटेज याद किया होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन है हमारा ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑर्गन, ओजोन। तो देखिए सबसे अधिक तो 78% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है, 21% क्या है, ऑक्सीजन है, बाकी सब 1% जो है सारी गैसें हैं, जैसे ओजोन है और ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रतिशत कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये भी 0.03, अब 0.97 अन्य गैसें हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर इन दोनों को आप प्लस करेंगे 78
प्लस 21 तो कितना आ जाएगा 9 9 99। तो 99% कौन सी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है। बच्चों की ऊर्जा को विकसित करने के लिए। ये हो सकता है पॉजिटिव है, इसमें डैश लगा लेते हैं, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है। छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, फिर इसमें भी टिक लगा देते हैं, ये भी पॉजिटिव है। समाजीकरण को बढ़ावा देना, तो ये भी एक हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, इसलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, फिर टीम भावना को बढ़ावा देने के लिए, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं लग रहा। सबसे अच्छा क्या है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। अगर किसी भी चीज को छात्रों को प्रैक्टिकली वहां पे ले जाके विजिट करा के दिखाएंगे तो छात्रों को अधिक अध्ययन पर्यावरण को अधिक अच्छे से समझ विकसित होगी। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, जैसे एमएड वगैरह में एक 1 मंथ के लिए तो इंटर्नशिप है, एक शैक्षणिक भ्रमण अनिवार्य है, सभी को जाना पहले से ही। अगर एमएड आपको करना है तो आपको शैक्षणिक भ्रमण पे जाना ही होगा, आप मना नहीं कर सकते हैं, आपको वहां पे जाना ही है। तो ये इसलिए कंपलसरी क्योंकि आप जाएंगे तभी वहां अनुभव करेंगे ना। और आजकल बीएड वगैरह में भी कई कम्युनिटी विजिट वगैरह है, जिससे कि बच्चे जाएं, खुद विजिट करें, देखें, तभी तो सीखेंगे। तो हमारा बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11 और 12 दोनों का बी ऑप्शन सही है, बी बहुत सही होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बी तुक्का लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कार्य की रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या है, ये बताना है। ऑप्शन क्या क्या है, उसमें अधिक जल होना चाहिए, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, और मिट्टी में लवण की सांद्रता अधिक होगी, मिट्टी कठोर होती है। क्या क्वेश्चन क्या है, कार्य की रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है। तो शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है, ये अधिक जल होना एक दलदली प्रकार की मिट्टी की विशेषता हो गई। ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी होती है उसकी मेन विशेषता है मिट्टी में जो है लवण तत्व अधिक हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट हमारा 14 क्वेश्चन है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, ये बताना है। बीएड एमएड जिसने किया है उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों का क्यों आवश्यक होता है। ऑप्शन क्या क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें देखना है, ये देखते हैं। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ना जिन्होंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा उनको लगता है सब सही लगता है, लेकिन इसमें मेन ऑप्शन हमें चुनना। शिक्षार्थियों को कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, तो कितना नहीं सीखा है जानने के लिए हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं लग रहा है, लेकिन इस पर टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा बी ऑप्शन, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए, तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। प्रगति ना बनाए के रखने के लिए ये कोई मतलब सेंस नहीं हुआ। नेक्स्ट है हमारा सी, निरंतर मूल्यांकन। अब सतत मूल्यांकन निरंतर मूल्यांकन थोड़ा थोड़ा एक जैसा लग रहा है। होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। बिल्कुल, अगर हम बीच बीच में बच्चों का मूल्यांकन करते रहेंगे, जो भी चैप्टर टेस्ट वगैरह लेते रहेंगे, बच्चों से ओरल पूछते रहेंगे, तो बच्चों को जो है परीक्षा में अचानक बर्डन नहीं आएगा। एक साथ 10-10 लेसन नहीं होंगे कि बता उनको हो जाए कि भय लगे परीक्षा से। तो सी ऑप्शन जो है इसका सबसे बेस्ट है। तो नेक्स्ट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा वो। नेक्स्ट है हमारा, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, ये बताना है। ऑप्शन क्या क्या है, बीज प्रकीर्णन के द्वारा, पर परागण के द्वारा, चुन कर चरना, या रोग फैलाकर। तो देखिए रोग फैलाकर तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको हटा ही देंगे।
और चुन कर चरना, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्यों होगा? क्योंकि जो चरने वाले पशु होते हैं वो हर वनस्पति को नहीं चरते हैं, वो कुछ वनस्पतियों को चुनते हैं, जिससे कि उन वनस्पतियों के स्थान पर अन्य वनस्पतियां आ जाती हैं। तो इस प्रकार से चुनकर चरना जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये जो लाइक और सब्सक्राइब का थंबनेल लगाया ये आप ही के लिए लगाया। तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।